यारम पार्लर के बाहर खड़ा था जब उसे अक्सा बेगम के साथ वो आती हुई नजर आई और यारम की निगाह वहीं पर ठहर गई। जैसे सिल्वर और ग्रे कलर की पैरों को छूती हुई मैक्सी और पीच कलर का दुपट्टा, बालों का साइड चौड़ा बनाए, वो नाजुक सी ज्वेलरी पहने वो किसी रियासत की मलका लग रही थी। वो लोग अब यारम के करीब पहुंच चुके थे, मगर दूरिया पर उसकी नजरें होश टिकी हुई थी। जब यारम के मामा ने गला खनखाड़ा, यारम एकदम होश में आया। चले बेटा, देर हो रही है ना। उन्हें चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए कहा तो यारम ने हल्के से सर हिलाया, मगर दूरिया पर एक नजर भी डाली जो सर झुकाए खड़ी थी। उसने एक दफा भी यारम की जानब नहीं देखा। यारम ने गाड़ी का बैक डोर खोला तो अक्सा बेगम ने दुरिया को गाड़ी में बैठाया और खुद यारम के साथ आगे बैठी ताकि दुरिया तंग ना हो। यारम ने बैक व्यू मिरर से एक दफा फिर दुरिया को देखा और गाड़ी मैरिज हॉल की जानब बढ़ा दी। गाड़ी मैरिज हॉल के बिल्कुल सामने आकर रुकी तो सबकी नजरें उनके जानब उठी। फोटोग्राफर्स हरकत में आए और खटाखट तस्वीरें बनाने लगे। यारम ने बैक डोर खोलकर दुरिया के जानब अपना हाथ बढ़ाया तो उसने झिझकते हुए अपना हाथ यारम के हाथ में दे दिया। वो गाड़ी से उतरी तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई थी। ग्रे कलर की मैक्सी पहने दुरिया और ब्लैक डिनर सूट पहने हुए यारम दोनों किसी और ही दुनिया के मालूम मर्द है। यारम के चेहरे पर सबको जीत लेने की खुशी वाजिया महसूस होती। दुरिया यारम के साथ आहिस्ता सा कदम उठाती हुई हाल के दरवाजे तक पहुंची तो तमाम लाइट्स ऑफ हुई और एक स्पॉट लाइट इन दोनों पर आ रुके और यारम ने उसे रुकने का इशारा करके एक जानब नजर घुमाई जहां से वेटर एक ट्रॉली घसीटता हुआ ला रहा था। यारम के करीब पहुंचकर वेटर ने इस ट्रॉली से कपड़ा हटाया तो सबकी नजरें वहीं पर टिक गई। ट्रॉली में एक बेशे बाहर हारों से जुड़ा हुआ ताज फूलों के दरमियान रखा हुआ था। यारम ने इस ताज को आहिस्ती से उठाया और दुरिया के सर पर पहना दिया। चारों तरफ से तालियों की आवाज आई थी और दुरिया इतने हसीन गिफ्ट पर मुंह खोले हुए बस यारम को ही देखे थे। ये तुम्हारा रोन माई का तोहफा है और आप मुंह बांध कर लो, सब क्या सोचेंगे। यारम ने हल्की सी सरगोशी की थी। उसके कान में उसने सटपटाकर नजर झुका ली। यारम ने मुस्कुराकर चारों तरफ देखा और दुरिया का हाथ हमको स्टेज की जानब बढ़ा जहां पर फूलों से बना खूबसूरत स्टेज सबकी नजरों को सबकी आंखों का हैरा कर रहा था। हाल में चारों जानब कुर्सियां और टेबल लगे हुए थे। एक तरफ कवाल अपनी गजलों से अलग ही माहौल बना रहे थे, जबकि वहीं पास में ताज से बने हुए जहां पर कुछ लोग महफिल के मजे लूट रहे थे। पूरे हाल में बहुत ही मदम सी लाइटिंग की गई थी, जबकि स्टेज पर मुख्तलिफ रोशनियों और फूलों से सजावट की गई थी। आयशा और रामीन अपने चचा और चची के साथ काफी टाइम से वहां पर आ चुके थे और अभी दुनिया से मिले स्टेज पर जाने ही वाले थे जब आयशा को किसी बच्चे ने बुलाया था। आप ही, वो वहां कोने में कोई आपको बुला रहा है। वो बच्चा अपनी बात मुकम्मल करता वहां से भाग गया था, जबकि आयशा शशोपंज में मुद्दा थी। ये जाने ये न जाने किसने बुलाया, क्या काम हो सकता है मुझसे। मगर फिर रामीन को कहकर वो हाल की पिछली साइड पर आई कि जहां पर रोशनी न होने के बराबर थी। इधर उधर देखती वो आगे बढ़ी, मगर वहां पर कोई भी न था। आयशा बच्चे की शरारत समझ कर जूं ही वापस मुड़ी किसी से बुरी तरह से टकराई और चील उसके मुंह में ही रह गई कि सामने वाले ने तेजी से उसके मुंह पर हाथ रखा, किसी पीछे दीवार के साथ लगाया। आयशा के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकी और सामने वाले की गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसाए दे रहे थे। आयशा ने अपने चेहरे पर उसके हाथों को हटाने की कोशिश की थी, मगर सामने वाले की गिरफ्त इतनी भी हल्की न थी कि बासानी वो आजाद हो पाती है। आयशा को जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, वैसी ही जैसी मेहंदी की रात किसने उसके मुंह पर हाथ रखा था, मतलब मुस्तफा। इस सोच कर आती आयशा ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा और पूरे जोर लगाकर उसका हाथ झटका। इस दफा हाथों की गिरफ्त ढीली हुई और आयशा उससे 2 कदम दूर है। ये ये आप ही है ना मुस्तफा? आयशा ने किसी हयात के तहत उससे पूछा। मुस्तफा ने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी जानब देखा। हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी और मैं जानता हूँ कि आप मेरे बुलाने पर कभी नहीं आएंगे। मुस्तफा ने उसकी तरफ देखा जिसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पा रही थी। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी और ऐसी हरकतों से मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत बढ़ेगी, समझे आप? आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। आयशा गुस्से से कहती हुई उसके पास से गुजरने लगी जब मुस्तफा ने उसकी कलाई को पकड़कर वापस खींचा। आप चाहती हैं मैं आपके रास्ते में कभी ना आऊं तो मैं नहीं आऊंगा, मगर पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी आपको मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी। आयशा ने अपना हाथ वहीं वापस खींचा। बोले, मैं सुन रही हूँ। रूह मोड़कर आयशा ने कहा तो मुस्तफा ने उसे सारी हकीकत बता दी कि कैसे वो उसे मिलना चाहता था, मगर मिलने बगैर हैदराबाद से कराची आ गया और बाद में उसे फुर्सत न मिली। और जब उसने आयशा के बारे में पता करवाया तो उस पर यह इंकशाफ हुआ कि उसकी बचपन के दोस्त है, मगर उससे बता नहीं पाया। आयशा, आई स्वेयर मैं आपको सब हकीकत बता देना चाहता था, मगर तब जब आप मेरी दस्तरस में मेरे नकाम होती मैं भी आपके लिए बहुत ही तड़पा, मगर मैं अपनी मोहब्बत को एक पाकीज़ा बंधन में बांधना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। अब आपकी मर्जी है,
आप मेरी बात का यकीन करती हैं या नहीं? मुस्तफ़ा ने आखिरी बात न जाने किस दिल से की थी, मगर इन बातों का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि आशा के दिल में बात घुमाने का बॉल आ चुका था। ठीक है मिस्टर मुस्तफ़ा शाह, मैंने आपकी बात सुन ली। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा, मैं आपको नहीं जानती। आशा अपनी बात मुकम्मल करके आगे की जानब बढ़ गई थी। उसकी बेइतनाई देखकर मुस्तफ़ा का दिल कट कर रह गया था और फिर वो भी वापस हाल की तरफ मुड़ गया, मगर उसके कदम शिकस्ता थे। रामीन ने काफी देर आशा का इंतजार किया, मगर जब वो ना आई तो वो खुद ही दुलिया के पास मिलने चली गई थी और दुलियारम के साथ ही बातें करते हुए उनकी नजरें बेसाता ही उस पर उठी थी। ब्लैक कुटुनता काता हुआ फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा और लंबा सा दुपट्टा गले में डाले, हल्के से मेकअप में बालों को लाइट से कर्ल किए वो सीधी उनके दिल में उतरे। आज तो बंदरिया भी बड़ी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह, कहीं मेरी ही नजर न लाजे। उन दिल ही दिल में उसकी नजर उतारते हुए उसी की जाम देख रहा था। जब आशा भी वहां पर आई, वो थोड़ा मरझाई हुई सी थी और ये बात जाम के अलावा किसी ने नोट ना की क्योंकि सब अपने बातों में मगन थे। मगर कुछ ही देर बाद मुस्तफा को भी थकी हाले कदम से आता हुआ देखकर वो मामले की तह तक पहुंचा था। ओह, तो टैम एंड जेरी का टकराव हो हुआ है, गुड। सब खाना खाने के तरफ मुतवज्जो थे। दुनिया तो अपना भारी कपड़ों और कुछ दुल्हनापे की शर्म की वजह से कुछ खा नहीं पाते। जब शाम ने उसका कंधा हिलाया, इज एवरीथिंग फाइन दुनिया, व्हाट हैपेंड? यारम ने आजकी से पूछा और दुनिया रूहान सी हुई। देखे ना शाह, सब मेरी तरफ देख रहे हैं और एक ये ड्रेस इतना बारिया और फिर मुझे भूख भी लगी है, मैं कैसे खाऊं खाना? दुनिया तकरीबन रोने वाली थी जब शाम ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे आशा सामने ही नजर आए। यारम ने आशा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। कोई बात नहीं मेरी जान, अभी आप आशा के साथ ब्राइडल रूम में जाओ, मैं आपका खाना वहां पर भेज देता हूँ, ओके? दुनिया को समझाता हुआ यारम अब अपनी जगह से उठा और आशा से कुछ बात की और आशा फिर दुनिया को ब्राइडल रूम तक लेकर गए। यारम ने आयशा और दुनिया के लिए खाना वहीं पर भेज दिया और अब मुस्तफा की तरफ बढ़ा जो कोने में गुमसुम सा बैठा था। मुस्तफा ने काफी दफा नजरें आशा की जानब दुराई, मगर वो नजरें झुकाए हुए एक टेबल पर बैठी जाने क्या सोचे जा रही थी। फिर वहां से उठी और मुस्तफा ने नजरें वापस अपने हाथों की लकीरों पर मरकूज की। हे बडी, व्हाट्सअप, क्या हुआ है? यूं शौक की हालत में क्यों बैठे हुए हो? यारम के कंधे पर थपकी देते उसके पास बैठ गया था। कुछ नहीं भाई, बस यूं ही सर में दर्द था थोड़ा, और तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर क्यों आ गए? भाभी कहाँ है? मुस्तफा ने लहजे को हल्का फुल्का बनाते हुए कहा और आहर में शरारती लहजा अपनाया। दुनिया बेशक उस उम्र में छोटी थी मगर रिश्ते में तो बड़ी थी ना, और मुस्तफा ने उसे भाभी ही कहना मुनासिब समझा। भाभी आपकी यही है, पर मेरी बात टालो नहीं, सीधी तरह बताओ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टॉम एंड जेरी का टकराव हुआ है? क्योंकि बादल उस तरफ भी सौगवार हैं, इसलिए मुझसे कुछ पाने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। बस यूं ही थोड़ी थकावट और सर दर्द है और मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। चलें, चलकर खाना खा लेते हैं। मुस्तफा जाम को सब बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए जाम को मुतमिन करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वो अभी भी उलझन में था। पर ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा, उसके साथ ही उठ गया। रात के तकरीबन 12 के करीब उनकी घर वापसी हुई थी। सब थके हुए थे, इसलिए आते ही अपने अपने कमरों में चल दिए थे। यारम और दुनिया सबसे आहर में घर में दाल हुए थे क्योंकि वो लोग आशा और रामीन को गार्ड ड्रॉप कर आए थे। यारम ने गाड़ी पोर्च में रोककर एक नजर अपने बराबर बैठी हुई दुनिया को देखा जो रास्ते में आते आते सो चुके थे। यारम ने उस पर एक भरपूर नजर दुराई। आज यारम की नजरें बाबा उसी के जाम उठ रही थी और आज उसे अपने जज्बा पर काबू रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और जाम अपनी अपनी तरफ से उतरकर दूसरी तरफ आया और दुनिया को बाहों में बांधकर अपने पांव से गाड़ी का दरवाजा बंद करके अपने कमरे की तरफ जाना बढ़ गया। दुनिया की आंख अभी भी ना खुली थी। यारम ने लाकर उसे बेड पर आराम से लटा दिया और खुद खिड़की से पर्दे हटा दिए जहां पर शीशों पर पानी के कतरे रफ्ता रफ्ता जोर पकड़े थे और शायद यारम के जज्बात भी शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। और आज वो अपने जज्बात पर बांध बांधता भी कहाँ चाहता था। आज सारे फासले मिटाकर उसकी रूह तक रसाई चाहता था। यारम ने एक नजर दुनिया को देखा जो गहरी नींद में डूबी थी। कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ करके सिर्फ एक नाइट बल्ब ऑन रहने दिया और दुनिया के पास लेट गया। यारम की नजरें उसकी आंखों से पटकती हुई उसकी नाक की नस पर टिकी और फिर होंठों पर जो पिंक कलर के शेड की लिपस्टिक से रंगे हुए थे। और यारम ने आस्की से झुककर पहले उसके माथे पर बोसा दिया और इंतहाई नरमी से नथ उसकी नाक से जुदा के। अब उसके कान से झुमके उतारे और दुपट्टे को उसके सर से जुदा किया। माथे पर सजे हुए छोटे से टीके को आसानी से आस्की से बालों से निकाला। दुनिया नींद में कसमसाई और करवट दूसरी तरफ की, जिससे यारम ने उसकी गर्दन से नेकलेस भी निकाल लिया। हाथ पर आकर उसका सर अपने बाजू पर रखा और जो कर नरमी से उसके होंठों को छुआ, मगर
ये नरमी ज्यादा देर तक बरकरार ना रहे। जयराम ने उसके होंठों को अपने अंगूठे से छुआ और दुरिया की आंख अपने चेहरे पर पड़ती हुई उसकी गर्म सांसों से खुले। शाह, क्या हुआ? आप सोई नहीं अभी तक? सब ठीक है? दुरिया ने मुंदी मुंदी आंखों से उसको देखा तो एक कमरे में अंधेरे की वजह से जयराम का चेहरा उसे सही तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। नहीं दुरिया, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूँ। अपना चेहरा दुरिया की गर्दन में छुपाते हुए जयराम ने सरगोशी की। क्या हुआ है आपको? कहीं दर्द हो रहा है क्या आपको? दुरिया मासूमियत से उसके बालों में हाथ फेरती हुई बोली। हाँ ना, दर्द हो रहा है जहाँ। जयराम पीछे हटा और दुरिया का हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा। ओ नो, हम डॉक्टर के पास चलने? शायद ज्यादा दर्द होगा ना? वो फिक्रमंद से गोया हुई तो जयराम को उस पर टूट का प्यार है। नहीं दुरिया, मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, तुम्हारे पास है। मुझे सुकून चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे करीब रहकर मिलता है मुझे। दुरिया ने श्याम का चेहरा अपने हाथ के प्यालों में बढ़कर उसकी तरफ देखा, जो नासमझी से उसकी बहकी बहती बातें सुन रहे थे। अभी वो कुछ और बुझती उससे पहले ही श्याम ने उसको चुप करवा दिया। उसकी सांस से अपनी सांसों में मुंतकिल की थी। उसकी गिरफ्त बिल्कुल भी नरम न थे। जयराम ने पीछे होकर उसकी चलती रुकती हुई सांसों को देखा और हाथ उसके पीछे ले जाकर मैक्सी की जिप खोल दी। शाह, क्या कर रही हैं आप? दुरिया ने खौफजदा होकर उसके हाथ पकड़े, मगर जयराम बिना कुछ बोले हुए अपने हाथों की उंगलियों में उसकी उंगलियां फंसाए। शाह छोड़े मुझे, अब आप हाथ से बढ़ रही हैं। बाकी मानता बात अब उसके मुंह में ही रह गए थे। जाम ने एक दफा फिर उसको चुप करवाया था और हाथ छुड़वाने की सही करती रही, मगर आज जाम की गिरफ्त मजबूत है। दुरिया की सांसें अब उखड़ने लगी जब जाम पीछे हुआ। दुरिया जोर जोर से सांस लेती। जाम ने नजरें उसी पर टकाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे ऐसा करता हुआ देखकर दुरिया बैठ से उतरने लगे, जब जाम ने खींच कर उसे वापस पैर पर अपनी जगह पर रहा था। दुरिया, आज मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं आज सारी हदें तोड़ देना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, वरना फिर तुम्हें ही मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो तुम बिल्कुल भी सह नहीं पाओगे। अब बिल्कुल चुप। दुरिया की आंख से एक आंसू टूटकर धक्के में जज्ब हुआ था और उसने खुद को जाम के रहम करम पर छोड़ दिया। यारम एक दफा फिर उसके चेहरे पर झुक गया और दुरिया ने पूरी रात उसकी शिद्दतें बर्दाश्त की थी। यारम की हर हर लम्स में मोहब्बत वाज़ा थी। बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर यारम अपना प्यार दुरिया पर बरसाता रहा। दुरिया की आंख खुली तो खुद को यारम की बाहों में कैद पाया। वो थोड़ा सा कसमसाकर यारम के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर नींद में भी यारम की गिरफ्त मजबूत थी। दुरिया ने घड़ी की तरफ देखा, जो सुबह के 10 बजे थी। सारी रात श्याम ने उसे एक पल के लिए भी सोने ना दिया। सुबह फजर से पहले उसने दुरिया पर रहम खाकर उसे आजाद किया था, पर दुरिया की नींद से आंख खुल चुकी थी और काफी देर कोशिश के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। दुरिया ने एक बार फिर से कोशिश की और यारम ने इस दफा करवट बदल कर उसे आजादी बख्श दी थी। वह आराम से अपनी जगह से उठी। उसने एक नजर खुद पर डाली और वह अभी भी यारम की शर्ट पहने हुई थी। वो जल्दी से वार्डरोब के जाने पड़ी और जो ड्रेस हाथ में लगा उठाकर वह वॉश में घुस गई। फ्रेश होकर वह जो ही बाहर निकली, यारम बेड क्रोन से टेक लगाए लेटा उसी को देख रहा था। दुरिया उसे नजरअंदाज करती ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। रात जो कुछ भी हुआ दोनों के दरमियान हुआ, दुरिया उसके लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, मगर यारम ने आगे उसे हथियार डालने पड़े, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ना था। मगर वह यारम से सख्त खफा थी और यह बात यारम भी अच्छी तरह जानता था। यारम ने जो ही पाँव जमीन पर रखे, दुरिया का दिल सुकरा, मगर जाहिर नहीं किया। यारम दुरिया के पीछे जा खड़ा हुआ और दुरिया ने उसे एक नजर देकर दोबारा नजरें झुका ली। यारम ने उसे कांधे से पकड़ खड़ा किया और दुरिया का रुख शीशे की तरफ किया था, जबकि पुष्ट यारम के सीने से लगे थे। दुरिया ने उसके हाथ झटकने चाहे, मगर यारम ने अपनी गिरफ्त मजबूत करके उसके गीले बालों में अपना मुंह छुपाया। शाह, लीव मी प्लीज। मुझे अभी आपसे कोई भी बात नहीं करनी और मेरे करीब मत आइएगा। आप पहले ही अपना वादा तोड़कर मेरी नजर में अपनी वैल्यू कम कर चुके हैं। अब मजीद मुझे न छेड़ें प्लीज। दुरिया की आवाज सुन गई थी तो यारम ने उसका रूह अपनी तरफ मोड़ा। दुरिया की आंखों में आंसू थे। शाह ने नरमी से अपनी उंगलियों की पोरों से उसके आंसू साफ किए। दुरिया, रात जो कुछ हुआ बेशक उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी, पर वो मेरा हक था। मैं जबरदस्ती कर सकता हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मेरा हक इस्तेमाल करने की किसी की भी इजाजत दरकार होनी चाहिए, तुम्हारी भी नहीं। ये बात अपने जहन में बिठा लो और सुबह सुबह मैं मूड खराब नहीं करना चाहता। जाओ नीचे, नाश्ता बनाओ अपना और मेरा। फ्रेश होकर आ रहा हूं मैं। रात वो जितनी नरमी से उसे ट्रीट कर रहा था, अब नरमी की जगह संजीदगी ने ले ली थी। दुरिया नफी में सहलाती वहां से पैर पटाती हुई वाक उठ गई। उसके गुस्से पर यारम का कब से जब्त किया वह कहकर कमरे में गुंजा। जल्दी है पूरी। यारम बालों में हाथ फेरते हुए फ्रेश होने चल दिया।
शादी के हंगामे सज पा चुके थे, सब अपने कामों में मसरूफ हो गए थे, लेकिन दो लोग ऐसे थे जिनकी जिंदगी जैसे थम सी गई थी, मगर ज्यादा दिन तक नहीं। असर का वक्त था। दुरिया अमना बेगम और अक्सा बेगम के साथ लाम में बैठी चाय से लुत्फ अंदोज थे। वो सबसे घुल मिल गए थे। अब उसका कॉलेज बंद था, इसलिए वो दिन में फ्री ही होते और शाम में अक्सर जाम से बाइक घुमाने ले जाता या आयशा और रामीन उनकी तरफ आ जाती तो रौनक सी हो जाती। वैसे भी जब से दुरिया आई थी, घर में सब उसकी शरारतों से लुत्फ अंदोज होती रहती है। वो सबके साथ घुल मिल जाती, मगर जैसे ही जाम घर में दाल होता तो उसके डर से चुप हो जाती। वो उससे डरती थी कहीं शाह को कोई बात बुरी ना लग जाए और उसे फिर सजा मिले। वो लोग बातें करती जब कुछ चोरते उनके घर में दाल हुई और वहीं लामिर सबकी तरफ चली आई। वह पड़ोस में रहते हुए मिसिस रहीम नहायत ही सुलझी खातून अपने शोहर और एक बेटे के साथ रहते थे। अक्सा बेगम और आमना बेगम ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया तो खुद भी पास ही बैठ गए, जबकि दुरिया किचन में उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने चल दी। जब मिसिस रहीम उनके साथ अब ये खातून ने अपने आने का मुद्दा बयान किया। मुस्तफ़ा अभी भी घर आया था और अपने कमरे में जा रहा था और बाहर से गुजरते हुए मुस्तफ़ा उनकी बात पर ठहर सा गया था। देखिए मिसिस आसम, हमें आपकी बहू की बड़ी बहन हमारे बेटे के लिए बहुत पसंद आई है। माशाल्लाह से आपकी बेटी की शादी पर देखा था उसे, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो और हमोश तबाबी। तो हम चाहती हैं अपने बेटे के अहमद के लिए उसे मांग ले। आप मेहरबानी करके अगर हमारे साथ उनके घर चलती तो हम खुद बात करते उनसे। मिसेस राही ने बात मुकम्मल की तो आमना बेगम ने अक्सा बेगम के जन्म हैरानगी से देखा। उनका भी यही हाल था। आमना बेगम तो मुस्तफ़ा के लिए आशा को सोचे बैठी और अक्सा बेगम भी उनसे बात से आगाह थे, मगर ये बात उन्होंने जाहिर ना किया। जी ठीक है मिसेस रहीम, जब आप कहेंगे हम आपके साथ चले जाएंगे। अक्सा बेगम ने हामी बाली, जबकि मुस्तफ़ा शदीद तैश के आलम में अपने कमरे में चल दिया और मुस्तफ़ा को गुस्से से जाता हुआ देखकर दुरिया जो कि डाइनिंग रूम में जा रही थी वो हैरान हुई। अरे इनको क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों थे, किसी से लड़ाई तो नहीं कर आए। दुरिया क्या राइयां करती हुई डाइनिंग रूम में आई और सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व की। दूर वहीं पर अक्सर बेगम के पास बैठी जो कि खामोश थी। मामा क्या हुआ, सब ऐसे चुप क्यों है, कोई बात हुई है क्या? दुरिया ने सरगोशी में अक्सर बेगम से पूछा। शाम की देखा देखी वो भी उन्हें मामा ही बुलाते थे। अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, अभी गाड़ी की आवाज आई थी। कौन आया है? अक्सर बेगम ने टाला। जी मामा, वो मुस्तफा भाई आए थे, काफी गुस्से में लग रहे थे, शायद किसी से लड़ाई करके आए हैं। दुल्हा की बात सुनकर उन्होंने आमना बेगम की तरफ देखा जो फिक्रमंदी से हुई थी, मगर ऐसे सबके दिमाग से उठकर जा भी नहीं सकती थी, इसलिए चेबा मुस्कुराहट सजाकर सबसे बातों में मसरूफ हो गई। आहर हिम्मत भी कैसी इन लोगों की मेरी आशा का रिश्ता मांगने की। वो सिर्फ मुझसे नाराज है, मैं मना लूंगा, मगर किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ। सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई उसके बारे में, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरे। वो कमरे में यहाँ से वहाँ जले पैर की बिल्ली बना हुआ चक्कर पर चक्कर काट रहा था। आशा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन किसी और की होने का कभी सोचा भी तो मैं सब कुछ बर्बाद तो कर दूंगा। वो इस वक्त अपने हवासों में नहीं था। एक लंबी सांस खींचकर खिड़की के पट वार किए थे ताकि हवा से वो कुछ पुरसकून हो सके। वो सब लोगों के दरमियान में गई थी जब सब उस पर हंस रहे थे, मगर उनके चेहरे पर धुंधले थे। वो पसीने से शरबूट एकदम उठकर बैठ गए। कितने दिन से वो ये हवा देख रहे थे। मसलसल उसके सर में दर्द रहता। वो जितनी पेन किलर्स लेती, मगर कुछ देर के लिए दर्द कम होता, फिर से वैसे दर्द होता। आखिर मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, कौन है वो सब लोग, क्या चाहते हैं वो मुझसे? वो रो रही थी। रोते रोते उसका गला खुश्क हुआ था। साइड टेबल से पानी उठाकर पिया। रात के 2 बजे थे। आशा उसके करीब ही गहरी नींद में थी। रामीन उसे एक नजर देकर वापस सोने के लिए लेट गई, मगर अब सारी रात उसे नींद नहीं आने वाली थी। उसका सर दर्द से फट रहा था, मगर वह नजरअंदाज करती बेहिस पड़ी थी। 2 दिन से मुस्तफा शदीद बहाव में मुतला था। सब घर वाले परेशान थे और डॉक्टर का कहना था कि उसने किसी चीज को अपने दिमाग पर इस कदर सवार कर लिया कि उसका बाहर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। सब पूछ पूछ कर थक चुके थे, मगर उसकी चुप ना टूटे। रात के 12 बजे दुरिया कमरे में दाखिल हुई तो याम की सोफे पर बैठे देखा थे। वो किसी गहरी सोच में गर्क था कि उसने दुरिया के आने का भी नोटिस ना लिया। वो ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ गई। ड्रेस चेंज करके वापस कमरे में आई तो यारम को फोन से ऐसे बैठे देखकर उससे करीब आए। शाह, क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? दुरिया अब यारम से नॉर्मली ही बात करती थी। आशा ने उसे बहुत सी बातें समझाई थी, जिनके बाद वो कोशिश करती कि यारम उसकी वजह से गुस्सा ना हो। कभी कभी वो घबरा जाती, जब वो गुस्से में होता तो वो चुप रहती है, मगर पिछले 2 दिन से वो सख्त परेशान थी। दुरिया की बातों का जवाब भी बस हूँ हाँ में दे देता और दुरिया एकदम से उसका बदलाव देखकर हैरान थी, मगर पूछने की गलती ना की। और आज वो उसके करीब बैठी उसके बाजू पर हाथ रख के पूछ रही थी। यार ने उसे देखा और नफी में साह हिला दिया।
कुछ नहीं हुआ मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? जाओ जाकर सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आई। दुर्गा के गाल थपथपाकर उसे वहां से उठाया। पहले तो वो चुपचाप जाम को देखती रही, फिर तन फन करती उठकर अपनी जगह पर आई और जाम की तरफ से रूह मोड़कर सो गए। जानते भी हैं कि मुझे उनके बाजू पर नींद आती है, फिर भी कह रहे हैं कि जाकर सो जाओ। आदतें बिगाड़ कर रख दी है मेरी, और अब अकेले नींद भी नहीं आती। दुर्गा गुस्से से मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी जब जाम ने उसे पीछे से गले लगाया। क्या हुआ मेरा बच्चा, गुस्सा क्यों हो रहा है? नींद भी नहीं आ रही मेरी जान को? वजह? याम ने उसके सर पर बोसा दिया तो दुर्या ने रूह मोड़कर याम को गुस्से से देखा और फिर रूह मोड़ गई। मुझसे गुस्सा हो, पर क्यों? मैं तो कुछ भी नहीं किया। अब तो फिर बताओ मुझे। याम ने उसका रूह अपनी जान मोड़ा। दुर्या क्या हुआ है, क्यों मुंह बनाया हुआ है, गुस्सा क्यों हो? याम ने दुर्या का चेहरा अपने करीब किया, हल्के से उसकी फूली हुई नाक पर चुटकी काटते दुर्या ने हल्की से उसे देखा। ओ, मेरा बेबी ज्यादा नाराज है क्या? बात भी नहीं करनी? वो उसकी और करीब हुआ। शाह नहीं तंग करे मुझे, बात नहीं करनी तो नहीं करनी, बस जाए यहाँ से, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। दुर्या ने मुंह फेरना चाहा जब याम ने दोबारा उसे अपने सीने में बिछा, इतनी शिद्दत से कि दुर्या को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। शाह? दुर्या की गुटी गुटी सी आवाज निकली। याम ने उसका चेहरा अपने सामने किया, उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े कि दुर्या की सिसकती हुई खामोशी कमरे में उभरे। मुझसे दूर जाना है तुम्हें? हाँ बोलो, मुझसे दूर रहना है, मेरे बगैर रहना है? याम की घुराती हुई आवाज सुनकर दुर्या ने अपनी आंखें मींची थी। इसी गुस्से की वजह से तो वो उससे डरती थी। दुर्या को थर थर कांपते देखकर याम ने उसके बालों पर गिरफ्त दिल्ली की, मगर छोड़े नहीं। दरे मकनून याम शाह, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। याम दुर्या के ऊपर झुका हुआ सुर आंख के लिए उसे घूरते हुए पूछ रहा था, और दुर्या में जवाब देने की हिम्मत ही कहाँ थे। याम ने पहले उसकी बंद आंखों को देखा और फिर उसके कांपते हुए होंठों को, और झुक कर उसके होंठों पर अपना लम्स छोड़ने लगा। आज फिर उसकी गित में शिद्दत थी और दुर्या अपनी कही बातों पर अब पछता थी, मगर अब क्या हो सकता था। याम ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया। मैंने नहीं, मैं मुझसे दूर जाने की बात कभी मजाक में भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर तुम्हें समझ नहीं आती, दिल जलाती हो मेरा और फिर सजा भी तुम्हें ही सहनी पड़ती है। आज भी तुम मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करोगी अपनी नाजुक वजूद पर, और मुझे जरा अफसोस नहीं होगा कि मैंने गलत किया, क्योंकि ये तुम्हारी सजा है। कमरे में सिर्फ जाम की सरगोशियां सुनी जा सकती थी, जबकि दुनिया ने सांस तक रोक ली थी। अपने वजूद पर, चेहरे पर, गर्दन पर, अपने होंठों पर जाम का लम्स महसूस करती वो सिर्फ जाम के बारे में सोच रहे थे। अगले रोज दुर्या की आंख खुली तो जाम ऑफिस जाने के लिए तैयार था, मगर न जाने क्या ढूंढ रहा था जो मिलकर नहीं दे रहा था। दुर्या सारी रात एक पल के लिए भी ना सो पाई। अभी कुछ देर पहले उसकी आंख लगी थी, मगर फिर शाम की उठक पटक से आंख खुल गई। वो काफी झंझलावा सा मुड़ा तो दुर्या को सवाली नजरों से अपने जाम देखता पाकर उसकी तरफ आया। दुर्या खुद में सिमटी और नामहसूस तरीके से पीछे होना चाहा, मगर जाम ने उसका बाजू दबोचा। मेरा सीक्रेट लॉकर किसने खोला था? कौन आया था मेरे कमरे में? मगर नहीं, मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आता, तो अब तुम बता रही हो या नहीं कि मेरा लॉकर किसने ओपन किया? याम के साथ निगाहें दुर्या पर ही टिकी हुई थी, जिसके माथे पर मारे डर के ठंडे पसीने आ थे। शाह, वो मैंने अब इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि याम ने उसे बेड पर पता था मुझे। अब सीधे तरीके से बताओ कि पिस्टल कहाँ छुपा कर रखी है, वरना अगर मैंने खुद ढूंढ ली तो आई स्वेयर दुर्या, मैं तुम्हें उसी से शुरू कर दूंगा। मैं पहले ही ऑफिस से बहुत लेट हो चुका हूँ, मजीद मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत करो, और मुझे बताओ कहाँ रखी है। कुछ दिन पहले दुर्या ने अलमारी में वो सीक्रेट लॉकर देखा था जिस पर लॉक लगा हुआ था। वो तजस्सुस के मारे लॉकर की चाबी ढूंढ रही थी जब थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे मिल गई। लॉकर खोला तो उसे कुछ पेपर्स के अलावा कुछ नजर न आया, मगर शायद पेपर्स के पीछे कुछ था। उसने वो पेपर्स वहां से निकाले तो पीछे एक पिस्टल रखी हुई थी, जिसे देखकर दुर्या का सांस रुका। उसे लगा कि अगर जाम के पास ये पिस्टल हुई तो वो उसे किसी को भी कत्ल कर सकता है, और अगर कभी गुस्से में मुझे गोली मार दी तो। ये सोच आते ही दुर्या ने वो पिस्टल वहां से गायब कर दी और घर के पीछे बने हुए स्टोर रूम में मौजूद सामान के पीछे फेंक दिए थे। दुर्या, मैंने पूछा कि पिस्टल कहाँ है, जवाब दो। याम ने दोबारा से बाजू से दबोचा। वो शाह, वो तो मैंने स्टोर रूम में सामान के पीछे फेंक दिया। मुझे लगा कि कहीं गुस्से में आप मुझे ही शूट ना कर दें। तो तोड़कर लफ्ज अदा करती वो बोली तो याम का दिल किया अपना माथा पीट ले। उफ मेरे खुदा, कब अकल आएगी तुम्हें दुर्या? वो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, अब वहां पर स्टोर में कहाँ से ढूंढूंगा मैं? अपना माथा मसलता वो बेड पर दुर्या के साथ ही बैठ गया। दुर्या ने उसे सर थामे देखा तो डरते डरते उसके कंधे फादर का आई एम सॉरी शाह। उसकी बिकी हवा पर याम ने उसकी तरफ देखा। मोटी मोटी आंखें जो कि रात जागने की वजह से सुर्ख हो रही थी,
अब उनमें आंसू जमा होते याम के दिल में जैसे किसी ने मुट्ठी में मसला था। याम ने उसे अपने सीने से लगाया तो दुनिया की आंखों से आंसू बह निकले। इट्स ओके मेरी जान, बल्कि आई एम सॉरी, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे जरूरत थी उसकी इस वक्त, इसलिए मैंने नहीं हर्ट करना कर दिया। रियली सॉरी। उसकी पीठ पर हल्के से हाथ थपथपाता हुआ बोला। तो दुर्या ने सर उठाकर श्याम को देखा। श्याम के चेहरे पर वाकई शर्मिंदगी साफ दिखी जा सकती थी। दुर्या ने उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल पास की तो श्याम ने उसे देखा और उसे अपनी राह पर बिठाया और बाजू उसके गिर्द फैलाए। याराम ने उसकी गर्दन से बाल हटाकर पीछे किए तो बाएं तरफ दांतों के निशान और जख्म देखकर उसने दुर्या की तरफ देखा तो वह हल्का सा मुस्कुराई। याराम ने उसे जख्मों पर अपने लब रखे तो वह हल्का सा सिसकी। शाह, दर्द हो रहा है। दुर्या ने उसे पीछे हटाना चाहा मगर वो वैसे ही उसके जख्मों पर मरहम रखता रहा। दुर्या ने सर उसके कंधे पर रखा तो याम ने और उसे उठाकर हाथ बढ़ाकर बेड के साइड टेबल से मोबाइल उठाया और किसी को कॉल मिलाए। हेलो उमर, मेरी आज ये सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं ऑफिस नहीं आ रहा। याम ने कुछ देर रुककर उमर की बात सुनी। हाँ उमर, सारी मतलब क्या सारी, नहीं आ सकता मैं ऑफिस, तुम हैंडल कर लेना सब, ओके। याम ने कॉल काट कर मोबाइल ऑफ कर दिया और वापस दुर्या की तरफ मुतवज्जो हुआ जो उसके गले में बाजू का हाथ डाले उसके कंधे से सर टकाए सो चुके थे। आई एम सॉरी डॉल, आई एम रियली सॉरी, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द हुआ, आई एम सॉरी मेरी जान। याम ने उसके गाल पर हल्के से बोसा देकर उसे खुद में समेटा। एक आवारा आंसू उसकी आंख से निकलकर दुर्या के बाल में जज्ब हुआ था।